हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का अगला चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी आपके फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर आपकी आगे की पूरी साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड होगी। इसका काम आपको केमिस्ट्री में भी लगेगा, इसका काम आपको फिजिक्स में भी लगेगा। तो वर्क और एनर्जी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, किस में मेजर करते हैं, पॉजिटिव कैसे होती है, निगेटिव कैसे होती है, कंजर्व कैसे होती है, इसको मेजर कैसे करते हैं। और इसका जो लेसन का ओवरव्यू रहने वाला है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि सबसे पहले हम वर्क पढ़ेंगे, फिर हम एनर्जी पढ़ेंगे, फिर हम पावर पढ़ेंगे और देन हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वर्क। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वर्क क्या है। तो आप बोलोगे सर जो भी हम काम करते हैं वो वर्क है। आपके हिसाब से आप टीवी देख रहे हो वो भी एक काम है। बिल्कुल। सर अभी टीवी देख रहे थे, आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, खा रहे थे। मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी आप एक्टिविटी करते हो हर चीज को आप वर्क बोलते हो। जहां पे भी आपकी थोड़ी सी एनर्जी लगती है आप बोलते हो कि सर ये वर्क है। चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या फिर मेंटल लेवल पे हो। लेकिन साइंस में चीजों को डिफाइन करने का एक अलग तरीका है। साइंस चीजों को दूसरे तरीके से देखता है। तो साइंस के हिसाब से ये सारी चीजें वर्क नहीं होती हैं। साइंस की वर्क की अपनी डेफिनेशन है और जो उस वर्क की डेफिनेशन को फॉलो करता है वही वर्क कहा जाता है। इनका एक सर्टेन क्राइटेरिया हो जाएगा। उस क्राइटेरिया के हर पॉइंट को अगर आप चेकआउट करोगे, उसको सेटिस्फाई करोगे, देन जो आपका निकल के आएगा आउटकम आप बोलोगे ये वर्क है। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप किसी भी बॉडी पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो और वो बॉडी फोर्स लगाने की वजह से अपने प्लेस से जहां पे वो रखी हुई है वहां से डिस्प्लेस हो रही है, मतलब अपना प्लेस बदल रही है, तब आप बोलते हो कि सर इस फोर्स ने इस बॉडी पर वर्क किया है। अदरवाइज नहीं। अगर आप एक दीवार को धक्का मार रहे हो तो दीवार तो हिलने से रही। तो नो मैटर कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, अगर दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो आपका वर्क डन जीरो है। समझ में आई बात। और यही डेफिनेशन आपको मैंने दी है इन फिजिक्स। वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी इफ अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये फोर्स के डायरेक्शन में भी हो सकता है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो या बॉडी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो जाए। कैसे? अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मान लो कोई बड़ा सा ब्लॉक रखा है, कोई कार्टून है जिसमें आपने बहुत ढेर सारे बुक्स और कॉपीज को रख दिया है। अब अगर आप उसको पुश कर रहे हैं तो वो आप जिस डायरेक्शन में पुश करेंगे उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में तो किसी को दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ये पहला जो हमारा पार्ट था मोशन का उसमें हम पढ़ चुके हैं। अगर यहां से आपको नहीं पता है तो आप एक बार मोशन का लेक्चर रिवाइज करके आए। अब अगर दूसरे केस की बात करें, मान लो कि कोई मूविंग ब्लॉक है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको पुश कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो रोकने के लिए, पर हो क्या रहा है, वो ब्लॉक आगे चले आ रहा है, चले आ रहा है, और उसकी वजह से आप क्या हो रहे हो, आप पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हो। तो आप फोर्स किधर लगा रहे हो, ब्लॉक के डायरेक्शन में, लेकिन ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक आपकी तरफ आ रहा है। यानी अगर आप ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो जो ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अलग अलग है। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि भैया ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि हमने माना हुआ है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगी तो उसको आप बोलोगे कि ये एक निगेटिव मूवमेंट है, मतलब वो जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है एज कंपेयर टू आपका स्टैंडर्ड डायरेक्शन। तो जो वर्क की एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, वर्क क्या होता है, आप बोल सकते हो कि वर्क इज सेड टू बी डन ऑन अ बॉडी इफ कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी पे और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग
या फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है, तो हम बोलेंगे कि बॉडी पे वर्क हो रहा है ड्यू टू द फोर्स। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे लेट अ बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, सपोज करिए एक बॉडी रेस्ट पे है, और जब वो बॉडी रेस्ट पे है तब वो एक पॉइंट ए पे है। यहां मैंने पी लिखा है, मतलब पी क्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, ये तो आपका रेफरेंस पॉइंट है, आप अपने हिसाब से मान सकते हो। सपोज करो कि एक बॉडी है, वो किसी पॉइंट पी पे रेस्ट पे है, और उसके बाद उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है। उसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, और जो बॉडी है वो पी से डिस्प्लेस होके क्यू पे चली जा रही है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने फोर्स लगाया, बॉडी पी से क्यू तक चली गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स ने बॉडी पे कितना वर्क किया, तो उस वर्क को आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करोगे, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है, या एफ इंटू एस होता है। डी और एस दोनों को हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए। कुछ जगह पे आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी पाओगे, कुछ जगह पे आप डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस पाओगे, तो दोनों सही है। और वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वर्क, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द वर्क। आई होप आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पता होगी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के थ्रू बता सकते हो, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे कि फोर्स, आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो 10 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसी चीज को थोड़ा एक पिक्चर के माध्यम से देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई ब्लॉक है, ये अपनी पोजीशन ए पे था, ठीक है बेटा, और इसके ऊपर हमने एक कांस्टेंट फोर्स एफ लगाया। एफ लगाया तो ये मूवमेंट किया, मूवमेंट किया, मूवमेंट किया, और ए पॉइंट से निकल के बी पॉइंट पे चला गया। और ए से बी जाने में जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है वो कितना है? डी मीटर्स, डी मीटर। तब जो वर्क निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। आप अभी के लिए इतना जान लो कि वर्क क्या हो गया? वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दैट इज एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, वो वर्क की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहां पे वर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है? ए से बी, यानी कि फोर्स भी ए से बी तक लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ए से बी की तरफ हो रही है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। वर्क वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग होगी, और निगेटिव कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। अब क्योंकि वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी कुछ यूनिट भी होगी, इसको मेजर भी किया जाएगा। तो वर्क को हम मेजर करते हैं जूल में, जूल। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे से। तो देखो यहां पे मैंने लिख दिया है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम में हम वर्क की यूनिट को अर्ग से डिफाइन करते हैं, अर्ग। और एक जूल की डेफिनेशन आपसे कई बार पूछी जाती है। तो मान लो बेटा कि कोई ब्लॉक है, मान लो कोई ब्लॉक है, वो किसी पॉइंट पी पे रखा हुआ है। ओके, ये एक सरफेस है, पॉइंट पी पे रखा हुआ है, और यहां से 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्यू है। अब आपको पता है अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाती है अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अब मान लो हमने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये बॉडी पी से लेके क्यू पे पहुंच गई। 1 न्यूटन के फोर्स से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 मीटर, यानी कि फोर्स क्या हो गया? 1 न्यूटन, और डी क्या हो गया? 1 मीटर। तो जूल क्या निकल के आया? 1 जूल। तो 1 जूल आप क्या बोलोगे कि अगर हम किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है, तो हम कहेंगे कि फोर्स के द्वारा बॉडी पे 1 जूल का वर्क डन किया गया है। दैट इज, if 1 Newton of force is applied on a body and the body gets displaced by 1 meter from its initial position, then the work done by the force on the body is said to be 1 जूल। तो ये हो गया 1 जूल का डेफिनेशन। अब अगर आपको 1 जूल और 1 अर्ग में रिलेशन चाहिए तो आप लिख सकते हो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू पावर
-7 जूल मीन्स कि 1 जूल में 10 टू पावर 7 अर्ग होते हैं। ये आप याद रखेंगे, कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे आपको पता है हम लोग वेट को ग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, मिलीग्राम में मेजर करते हैं, वैसे ही जूल की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। मतलब रहेगा तो जूल ही, पर क्वांटिटी के हिसाब से। अब आप कहीं 1 लाख जूल मेजर करना है तो आप 1 लाख जूल थोड़े ना बोलोगे। फिर उसके लिए आप दूसरी क्वांटिटी यूज करोगे जो थोड़ी बड़ी हो। आप हर जगह हर वेट को ग्राम में नहीं मेजर करोगे ना। अगर आपको 10 केजी वेट है तो आप उसको ये थोड़े ना बोलोगे कि सर यहाँ पे 10,000 ग्राम है। मैथमेटिकली सही तो वो भी है, लेकिन एक जनरल बोलचाल की भाषा में आप बोलते हो सर ये 10 केजी है, क्योंकि वो सिंपल है। 10,000 बोलने के कंपैरिजन में 10 केजी बोलना ज्यादा इजी है। तो उसी तरीके से जूल के भी कई और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल, दैट इज 10 टू पावर 3 जूल। और इसके बाद 1 मेगा जूल, ये एम का मतलब होता है मेगा, ये 10 टू पावर 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 जूल, दैट इज 10 लाख जूल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां पे आपको एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखा हुआ है। यहां पे बोल रहा है कि ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट करवाया है। इस पे एक 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। मान लो ये पहले इस पॉइंट पी पे था, अब यहां से ये इस पॉइंट क्यू पे पहुंच गया, और पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर। यहां पे पहले ऑब्जेक्ट बना दूं मैं। ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन करते करते पी से क्यू तक पहुंच गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एफ, जिसका की मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ है, पहले से दे दिया है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो फोर्स है 7 न्यूटन का, ये पूरे प्रोसेस के दौरान लगा है। मतलब पी से क्यू पहुंचने तक इसके ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स लगा है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है। तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन दैट एफ इज इक्वल टू 7 न्यूटन एंड डी इज इक्वल टू 8 मीटर। और इसके आगे आप लिख दो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो फोर्स कितना है 7, डी कितना है 8, और यूनिट क्या हो जाएगी जूल। तो ये क्या निकल के आ जाएगा 56 जूल। यानी कि 7 न्यूटन का फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और वो 8 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम बोलेंगे कि फोर्स ने बॉडी पे 56 जूल का वर्क किया है। अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क निगेटिव भी हो सकता है। तो निगेटिव वर्क कब होगा, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, और डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप देखो जब कार चलती रहती है, कभी भी अगर कोई कार मूवमेंट करती रहती है, तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन गाड़ी क्योंकि बहुत हैवी वेलोसिटी से आगे जाती रहती है, तो उसको टाइम लगता है रुकने में। तो उसने पी से क्यू जाने में कुछ टाइम लिया होगा और उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा होगा। तो जो फोर्स लगा होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स उसको क्या कर रहा है, रोकना चाह रहा है। लेकिन गाड़ी क्या कर रही है, आगे जाना चाहती है, क्योंकि वो पहले से मूवमेंट कर रही है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। बस इतना याद रखना कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तब वर्क निगेटिव होगा। लेकिन क्या होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एक सर्टेन एंगल हो जिसको हम थीटा बोले, तब वर्क डन क्या होगा। ये तो हमने बात कर ली। यहां पे तो दोनों के बीच का थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहां क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पे 180 डिग्री हो गया। एक इस तरफ जा रहा है तो एक
इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 हो गया। लेकिन क्या होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा हो, मतलब बॉडी पे फोर्स एक एंगल पे लग रहा हो, डायरेक्ट ना लग रहा हो, तब आप क्या बोलोगे? चलो उस केस को भी देख लेते हैं। मान लो कि ये कोई ब्लॉक है और इस पे फोर्स जो है वो एक थीटा एंगल पे लग रहा है, लेकिन बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, और फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तब आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपको पता है। आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस है या फिर डी है, जो भी आप उसको डिनोट करो। एंगल क्या है? थीटा। तो अगर फोर्स सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है, तो फोर्स को हम उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एफ साइन थीटा और दूसरा एफ कॉस थीटा। बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे? आओ चलो देखते हैं ट्रायंगल से। मान लो ये आपके फोर्स की डायरेक्शन है, ओके, और इस ओरिजिन को हम नाम दे दे रहे हैं ओ, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं ओ एक्स, और यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोथेटिकल, इसको हम नाम दे देते हैं ओ पी क्यू। ओके, अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस, अब यहां पे बेस क्या होगा? ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ओपी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ओ क्यू अपॉन एफ, और एफ कॉस थीटा किसकी वैल्यू आ गई? एफ कॉस थीटा आ गई ओ क्यू की वैल्यू, क्यूओ या ओ क्यू। यानी कि फोर्स जो लग रहा है उसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग है। यानी अब आप लिख सकते हो कि ये जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, एफ की बात नहीं कर रहा हूं, एफ कॉस थीटा और ये जो डिस्प्लेसमेंट डी है, ये दोनों अब एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तब आपको वर्क डन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब आप वर्क डन क्या निकाल लोगे? वर्क डन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब यहां मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ नहीं है, एफ कॉस थीटा है, क्योंकि एफ का सिर्फ एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट। अगर दूसरा कंपोनेंट देखोगे तो दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, ये आप लोग 11th में पढ़ोगे, एफ साइन थीटा। तो आपको बस इस बात से मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा है, एफ तो इधर जा रहा है आपका, एफ से हमसे मतलब नहीं है। हमको मतलब है वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अलोंग है या फिर अपोजिट है। तो अलोंग जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एफ कॉस थीटा। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, या फिर आपने एस माना है तो एस। यहां से क्या निकल के आया? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये रहा आपका वर्क डन निकालने का फॉर्मूला। अब यहां से आप दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। अगर थीटा 0 हो, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन हो वो सेम हो, तब डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा एफ डी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1। याद कर लो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं पढ़ाई गई है तो याद कर लो कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब 1 यहां रख दोगे इसकी जगह, तो क्या बचेगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। मिल गया। अगर थीटा 180 डिग्री हो, मतलब कि जो फोर्स अप्लाइड है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, फोर्स अगर इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा -1। इसको भी आप इक्वेशन में पुट कर दो, आपका ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो, तो W क्या निकल के आ जाएगा? यहां की वैल्यू -1 और ये माइनस यहां चला आएगा, तो क्या बना? माइनस एफ इंटू डी। यानी कि वर्क डन क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव हो गया ना वर्क डन, अब माइनस का साइन आ गया, जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो तो फोर्स इधर लगे परपेंडिकुलर, तब वर्क डन क्या होता है? ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इस पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा आपको, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इनके बीच का थीटा क्या हो गया है? 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? एफ डी कॉस थीटा, मतलब एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है पहले से। और कॉस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई है, तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा,
और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। और जब किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या निकल के आता है? f इंटू डी इंटू 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी कि फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर कहीं फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो वहां पे वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। फोर्स इधर लगे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, वर्क डन 0। आओ चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले मान लो पहला एग्जाम्पल, आपने किसी बॉक्स को पुश किया फोर्स लगा के, और बॉक्स जो है पुश हो गया। एफ और एस दोनों है, और थीटा क्या है? 0 डिग्री। तो वर्क क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0। दूसरा केस, अगर आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एस हो गया 0, मतलब आपने किसी दीवार पे धक्का लगाया। अब दीवार पे धक्का लगाया, दीवार तो मूव करेगी नहीं, तो उस केस में वर्क डन क्या हो गया? 0। समझ में आई बात? तीसरा केस, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक कूली है, सब लोग बोलते हैं कूली बहुत मेहनती होता है, ये हम लोग का स्टाइलिश कूली है, ये हंस रहा है, ठीक है, राक्षस जैसा बना है पर हंस रहा है। अब मान लो इसने अपने सर पे सामान लाद दिया है, ठीक है, इसने अपने सर पे सामान लाद दिया है, अब ये मूवमेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, इसका वेट किधर आएगा? डाउनवर्ड। और ये मूव किधर कर रहा है? इधर। यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? ये। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ये। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में कूली का वर्क डन कितना हुआ? 0। क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और cos 90 क्या होता है? 0 होता है। ओके। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू तो आपको पता है, cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन 0। इसी तरीके से जब आप कोई पत्थर लेते हो, उसमें एक धागा बांध देते हो, और उसके बाद उसको अपने हाथ से नचाते हो सर्कुलर पाथ पे, तो उस पे आपकी वजह से वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वो मूव कैसे करता है? ऐसे। और फोर्स आप किधर लगाते हो? ऐसे। तो उनके बीच का परमानेंट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, तो हमारा वर्क डन क्या होगा? 0 ही होगा। जितना नोट्स में लिखवाया है, जितना पीपीटी में लिखा है, इसको लिख लेना, इसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी पढ़ेंगे। एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स के दो हैं, इसके काइनेटिक और पोटेंशियल। इनका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां तक आप ध्यान रखना, इतना काम हमें अगले लेक्चर में करना है। तब तक रिवीजन एकदम अच्छे से चलना चाहिए। अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तो पढ़ते रहो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को तुरंत से तुरंत लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो। अभी के अभी सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन रिवीजन करते रहो।